Welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 23314444, 23717106 and 23717117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Ambarish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार की तरह हम आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार अम्बरीश, नमस्कार रवि और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। और सबसे पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं वी रवि कुमार। India's steel production grows nearly 6% in the first 3 months of this year. There is sufficient availability of coal in the country, assures Coal Minister Prahlad Joshi. At the Wall Street, the Dow declines for the 4th straight week. देश का स्टील उत्पादन मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों में लगभग 6% बढ़ा। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार मौजूद है और वॉल स्ट्रीट में डाउ में लगातार चौथे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। And the first story that we're tracking is some good news. India has produced 31.9 million tons of steel during January to March this year, with a growth of 5.9%. In March alone, steel production stood at 10.9 million tons with 4.4% growth rate. As per the data released by the World Steel Association yesterday, India is the only country among the top 10 steel producing nations of the world which has registered a growth in steel production in January to March period as compared to the corresponding period last year. Brazil is the only other country among the top 10 nations which has registered a growth in the month of March. Congratulating the steel industry for this sterling performance, Steel Minister Ramchandra Prasad Singh encouraged it to sustain this level of performance in this year. He said such momentum of production will help India reach the targeted level of 500 million tons production capacity in the next 25 years of Amrit Kal. And our first caller today is Bharat Bhushan from Delhi. Bharat Bhushan, welcome to Market Mantra. Please ask your question. जी सर, आप लोगों को नमस्कार, आकाशवाणी टीम को नमस्कार। सर को भी नमस्कार है। नमस्कार जी। सर मेरा 2 सवाल है। जैसे कि स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा है 6% जी, तो क्या मांग भी बढ़ी है? दूसरी ये कि बोरिस जॉनसन जी आए हुए हैं इंडिया जी, तो ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे काम करती है, हमारे दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए? धन्यवाद। भारत भूषण जी, आपका पहला सवाल स्टील का था कि स्टील के अगर दाम बढ़े हैं और प्रोडक्शन बढ़ा है तो क्या मांग भी बढ़ी है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ी है। पैंडेमिक के बाद जब हमने रिकवर किया तो मांग बिल्कुल बढ़ी। बहुत सारी चीजों में जहां स्टील प्रयोग होता है, उदाहरण के तौर पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में स्टील का प्रयोग होता है और ऑटोमोबाइल्स की डिमांड आपने देखा होगा पैंडेमिक के दौरान भी बरकरार रही। अब थोड़ा चिप्स की वजह से दिक्कत आ रही है। जी हाँ, स्टील की डिमांड कुल मिला के पूरी दुनिया में बढ़ी है। तभी देखिए, दाम बढ़ रहे हैं तो डिमांड में तो थोड़ा बहुत उछाल आएगा ही, क्योंकि अगर वो उस लेवल पे प्राइस पे सस्टेन नहीं कर पाएगा तो फिर अगर और या प्रोडक्शन हम बढ़ा देंगे, डिमांड नहीं है तो फिर वो प्रोडक्शन किसी काम का नहीं रह जाता। दूसरा, आपने बोरिस जॉनसन साहब का पूछा, वो वापस जा चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए दे दें, 2 दिन के लिए आए थे। जी हाँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब हमारा किसी देश के साथ ये करार हो जाता है तो उसमें जो भी हम उससे आयात निर्यात करते हैं उस पर जो लगने वाले टैरिफ्स हैं, जो कस्टम ड्यूटी लगती है, ज्यादातर वो आइटम्स की लिस्ट बनाई जा रही है। आपने देखा होगा उन्होंने बयान दिया
कि दोनों तरफ के नेगोशिएटर्स काम कर रहे हैं, शायद दिवाली तक ये तैयार हो जाए, तो उसमें देखा जाता है कि किस देश को कितना घाटा है, कितना नुकसान है टैरिफ ना लेने में, और उसकी अर्थव्यवस्था को कितना फायदा कितना नुकसान होगा। तो इस पे विचार विमर्श चल रहा है। बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको टैरिफ फ्री मतलब कस्टम ड्यूटी से रहित इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की स्वतंत्रता दे देता है। भारत भूषण जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे से जब आप एफटीए के बारे में सुनेंगे तो आप अधिक जानकार महसूस करेंगे। जी। और नोएडा से हमारे चिरपरिचित श्रोता एसपीएस जैन जी मौजूद हैं। जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी, और शरद कौली जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जैन साहब। ये जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों में मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है जी, तो ऐसा लग रहा है कि इसका यूक्रेन वार से तो अब कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि यूक्रेन वार तो एक ही तरफ जा रहा है जी। क्या ये कोई कुछ हमारे इंडिया में ही कुछ ग्रुप तो इसको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं और वार के नाम से इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? जैन साहब, ऐसा नहीं है कि कुछ ग्रुप इसको कंट्रोल कर रहा है। आप देखें कि ज्यादातर जो मार्केट का मूवमेंट पिछले 2 हफ्तों का आपने जिक्र किया, तो चलिए मैं उसी पैमाने पे चलता हूं। तो आप देखें तो ज्यादातर इंपोर्टेड फैक्टर्स हैं, जो विदेशी फैक्टर्स हैं। कभी आप देखें बॉन्ड यील्ड 3 के आसपास पहुंच गई है, डॉलर इंडेक्स 100 से ऊपर है, अमेरिका में जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो 8.5 से ऊपर चला गया, और वहां पर बहुत चिंता जताई जा रही है। 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक की बात की जा रही है, जिसको लेके डाउ जोन्स, एसएनपी, नैस्डैक और दुनिया भर के जो बाजार हैं वो बहुत चिंता में है। और बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा, रोलर कोस्टर की तरह चल रहे हैं। जैसे ही मार्केट बुल रन में जाने की कोशिश करता है, कुछ न कुछ ऐसी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी आ जाती है जो कि मार्केट को फिर से करेक्शन में डाल देती है। और यही बात मैं निरंतर, आप अगर कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनते हैं, मैं यही बोलता आ रहा हूं कि जब तक ये, और ऐसा नहीं है कि युद्ध से रिलेटेड नहीं है जैन साहब, बिल्कुल युद्ध से रिलेटेड है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कहीं इतना भारी युद्ध चल रहा हो जहां न्यूक्लियर शब्द का प्रयोग हो रहा हो, वर्ल्ड वॉर का प्रयोग हो रहा हो, और मार्केट बल्ले बल्ले करने लगे, मार्केट बम बम हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको कुछ न कुछ, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से, उसका असर आपको मार्केट पे दिखता रहेगा। तो इसमें सतर्क रहना चाहिए, फूक फूक कर पग धरना चाहिए। जी। नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम दिल्ली। गगन इज ऑन लाइन विद अस। गगन, वेलकम टू मार्केट मंत्र। प्लीज पुट योर क्वेश्चन। जी शरद सर, नमस्कार। नमस्कार। सवाल पूछें सर। जी सर, मेरे सवाल सर, एक तो ये कि सर जो हम प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो क्या सही होते हैं, और अगर उसमें कोई फेक ऐप होता है तो उसकी क्या पहचान होती है? और दूसरा सवाल है सर कि सर हमारे जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है जी, तो सर उसके लिए हमको कस्टमर केयर पर कंप्लेन करनी जरूरी होती है, या फिर बिना कंप्लेन के हमको हमारा अमाउंट रिफंड हो जाता है? गगन जी, आपने पहला पूछा कि प्ले स्टोर से जो आप ऐप डाउनलोड करते हैं, जो गूगल के प्लेटफॉर्म्स हैं, एप्पल के iOS के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जी हाँ, जो आप डाउनलोड करते हैं, अब देखिए सही होता है। नॉर्मली जब ये प्ले स्टोर ऐप को अपलोड करते हैं तो वेरीफाई करके लेते हैं, पर फिर भी ऐसा देखा गया कि डुप्लीकेट ऐप्स भी बन जाते हैं, उससे मिलते जुलते नाम के बन जाते हैं। तो ये तो जो आप उस ऐप का जो भी प्रयोग करना चाहते हैं, आप जब उसको ऐप को डाउनलोड करके प्रयोग करना चाहेंगे तो उसमें पहले आप उसको बेसिक उसका ऑपरेशन देखिए। इससे पहले कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की डिटेल्स उसमें डालें, उससे पहले आपको पूरा वेरिफिकेशन उसको गूगल करके, ऑनलाइन रिसर्च करके देख लेना चाहिए कि असली या नकली। वैसे ज्यादातर नकली अब कम होते हैं, पहले बहुत हो रहा था। दूसरा आपने पूछा आपकी ऑनलाइन पेमेंट अगर फेल हो जाती है, तो देखिए जब फेल हो जाती है तो आपके अकाउंट से डेबिट होती है या नहीं होती, इस पर निर्भर करेगा। तो आपको एक, नॉर्मली हम देखते हैं अब तो करीब करीब 90% से ज्यादा एक एसएमएस आ जाता है आपके मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कि ये पेमेंट आपकी डेबिट हुई या नहीं हुई। तो अगर आपको फिर भी डाउट है तो जी हाँ, बिल्कुल कस्टमर केयर पे आप कंप्लेंट करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि साहब कटी कि नहीं कटी। कभी कभी थोड़ा विलंब से भी कट जाती है। जी हाँ, बहुत कंफ्यूजन इसमें रहता है जब फेल होती है, और डर मन में बना रहता है, पता नहीं दोबारा ना चला जाए, फिर से ना चली जाए, हुई कि नहीं हुई। तो इसमें थोड़ी देर इंतजार कर लेना चाहिए। मेरी सलाह यह है कि जब फेल हो तो एकदम से आप दोबारा ट्रांजैक्शन को ना करें, थोड़ा आप उसमें अंतराल दीजिए, तो उस अंतराल में जो परिस्थिति है वो अपने आप स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद आप दोबारा ट्रांजैक्शन करें, पर कस्टमर केयर को फोन तो आप हमेशा ही, ये विकल्प आपके सामने बना रहता है। जी। और खजुराहो से हमारे श्रोता जितेंद्र लाइन पे हैं। जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी नमस्ते, और सर को भी नमस्ते। नमस्ते।
सर मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि मेरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में करीब 100 इंडिकेटर हैं, तो क्या सभी इंडिकेटर का दिन करना जरूरी है या 4-5 इंडिकेटर से ही ठीक रहेगा? और दूसरा क्वेश्चन है सर कि यूरोप के देशों में बाजार बंद हो चुके होते हैं और भारतीय बाजार जब अगले दिन ओपन होते हैं तो इसका मार्केट में क्या प्रभाव पड़ता है? थैंक यू। जितेंद्र जी, बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं आपने। मैं समझता हूं सभी श्रोताओं के लिए ये बहुत लाभकारी हैं। आपने पूछा कि ट्रेडिंग इंडिकेटर, देखिए ट्रेडिंग इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, दर्जनों के हिसाब से हैं। अब कुछ इंडिकेटर्स के बेसिस पे आप निर्णय ले, ये तो मैं सलाह नहीं दूंगा, और सभी इंडिकेटर्स देखने संभव नहीं है। तो इसलिए अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो मेरी सलाह यह है आपको भी और बाकी श्रोताओं को कि पूरे टेक्निकल एनालिसिस को जब तक समझ ना हो तो कुछ 1-2 इंडिकेटर्स के बेसिस पे आपको, जैसे मान लीजिए आप 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा बेसिस पे कर रहे हैं, या आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है उसके बेसिस पे कर रहे हैं, तो इसको हम लोग मार्केट में इस्तेमाल करते हैं कि इन टोटैलिटी देखा जाता है। उसमें फंडामेंटल्स भी देखे जाते हैं और खबरें जो आ रही हैं वो भी देखी जाती हैं, सेक्टर के ऊपर क्या असर है, कंपनी के ऊपर क्या असर है। तो कुल मिला के जितेंद्र जी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। मैं समझता हूं कि मार्केट मंत्रा जो लोग नियमित रूप से सुनते हैं तो उनको अब धीरे धीरे करके जानकारी होती जा रही है। कुछ आप अपनी रिसर्च करिए, बाकी फिर भी नया ट्रेडर है, मैं सलाह देता हूं किसी जानकार की सहायता लेके ही ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो वो खतरनाक बन जाता है। दूसरा इन्होंने एक और सवाल पूछा, यूरोप मार्केट इंपैक्ट ऑन इंडिया। यूरोपियन मार्केट्स का आपने बहुत अच्छा पूछा, बिल्कुल ठीक बात है। उनका हमारा टाइम डिफरेंस है। आपने देखा होगा कि सुबह जब हमारी मार्केट खुलती है तो सुबह करीब 6:45-7 बजे से आपको एक SGX निफ्टी बोलते हैं, वो आपको संकेत देना शुरू कर देता है कि जो अमेरिकन, और वो कहां से लेता है संकेत? वो अमेरिकन मार्केट से लेता है कि अमेरिकन मार्केट क्योंकि रात को चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। मार्केट क्यूज बोलते हैं उसको, मार्केट क्यूज लेता है कि कहां खुलना है, ऊपर खुलना है, नीचे खुलना है, फ्लैट खुलना है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जितेंद्र जी वो क्यूज आते हैं, उसके आधार पर चलता है। ज्यादातर अमेरिकन मार्केट्स डिटरमिन करते हैं। हमारे में तो मजाक करते हैं अमेरिका छींक मारता है, जुकाम लग जाता है बाकी की दुनिया को। जी हाँ, सही बात है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल दृष्टि से वो अर्थव्यवस्था है, तो वहां से क्यूज मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है, यूरोपियन बाजार उनको फॉलो करते हैं, उसके पीछे पीछे हमारे बाजार चलते हैं, फिर जब हमारे बाजार और एशिया के बाजार चलते हैं। जी हाँ, पूरा एक सिलसिला चलता रहता है। कुल मिला के देखें तो 24 घंटे बाजार खुले रहते हैं टाइम डिफरेंस की वजह से और ट्रेडिंग की वजह से। नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम पालघर। भीम सिंह इज ऑनलाइन विद अस। भीम सिंह जी, वेलकम टू मार्केट मंत्र। हेलो। हाँ भीम सिंह जी, सवाल पूछिए। नमस्कार। श्री शरद जी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, नमस्कार। आपसे मेरा 2 प्रश्न है, प्रभु जरा शांतिपूर्वक सुन लीजिएगा। जी प्रभु, बताइए। One question is regarding I am thinking for my country. Yeah. You have to tell me whether my thinking and questioning is correct or not. Yeah. I want to buy wholesome 100% oil and gas from Russia and sell it to neighboring countries in the Asia. So I will also request Russia not to sell to NATO. This is first question. It may be $1 trillion question for the nation. Right? Second, hello. Yeah. हाँ जी, पूछिए। Second question is, I am very optimistic about hydrogen fuel producing companies. Yeah. And I have invested almost $1 lakh borrowing from the US in the companies who are interested in hydrogen fuel. Please tell me whether I am right or wrong. Well, Bhim Singh ji, your first question was regarding 100% oil purchase from Russia and exporting to others. I don't think that proposition India is exploring on. It may be a hypothetical thinking that we can probably, because I think that might annoy the West, and we have fairly neutral relations. We have shown that in our foreign policy. We have neutral relations with NATO and with Russia. We share same kind of relationship. So we cannot do something which is offensive. That's my thinking. However, this is a matter of foreign policy, and I don't think we should be commenting, deep diving into the whole thing. We should leave it to the government for the decide. But principally, what you are thinking may not be possible. Your second question is हाइड्रोजन फ्यूल. यस, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन हाइड्रोजन फ्यूल, बिकॉज हाइड्रोजन फ्यूल हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने अभी हाइड्रोजन कार से वो आए भी थे, उन्होंने पहला इस्तेमाल किया. Yes, that is the fuel of tomorrow, but there is electric vehicles also. There is biogas. There are so many alternate fuels which the country is working on. Well, you can invest. I would never advise Bhim Singh ji to put all your eggs in the same basket. I would suggest you to spread, but yes, hydrogen fuel has got a very bright future, undoubtedly. और यहाँ पर मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में हम लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक.
उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back after the break. Our next caller is online with us from Bhopal. Shankar is online with us. Shankar, welcome to Market Mantra. Please put your question. Shankar, are you... के लिए आईटी और प्राइवेट बैंक जो काफी करेक्शन में मोड में चल रहे हैं, वो आप कैसे देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए? क्या इसमें ये करेक्शन एफआईआई की पुल आउट से आ रहा है और क्या ये कब रुक जाएगा? ये कोई और वजह है प्राइवेट बैंकिंग में स्पेशली गिरावट की? शंकर जी देखिए, आईटी और प्राइवेट, आईटी तो मेनली हमने देखा जो अभी हाल में अमेरिका में रिजल्ट्स आए, कुछ कंपनीज के, कुछ बड़ी कंपनीज है, नेटफ्लिक्स वगैरह है, उनके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं आए। हमारी भी कुछ आईटी कंपनीज के रिजल्ट बहुत प्रॉमिसिंग नहीं आए, उसकी वजह से आपको आईटी में रिएक्शन दिख रहा है। दूसरा एक और कारण और है कि पैंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा आईटी बहुत ज्यादा चढ़ा था, और उसका कारण यह था कि जो वर्क फ्रॉम होम और जो वर्चुअल वर्ल्ड में लोग टाइम बिता रहे थे, उसकी वजह से आईटी को बहुत बढ़ावा मिला था। अब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था खुल गई है, ऑफलाइन आ गई है, तो नेचुरली ये मानना है लोगों का कि अब आईटी पे उतनी निर्भरता शायद कम होगी, अब वर्क फ्रॉम होम छोड़ के लोग ऑफिस में आ गए वगैरह वगैरह, कुछ ये कारण है। प्राइवेट बैंक्स का ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है। मेन कारण यह है कि जो ओवरऑल ग्रोथ के फोरकास्ट है आरबीआई ने करी है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने, आपने देखा होगा निरंतर वो नीचे की तरफ इस महंगाई की वजह से उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है शंकर जी के जब वर्ल्ड जीडीपी या भारत की जीडीपी उतनी रफ्तार से नहीं ग्रो करती तो बैंक्स के ऊपर उसका सीधा सीधा असर दिखता है। लोग लोन कम लेते हैं, बैंक्स की आय कम होती है, जो इनको एनआईआई कहते हैं, नेट इनकम, इंटरेस्ट इनकम कम हो जाती है वगैरह वगैरह, ये रीजन दिख रहा है। बाकी एफआईआईज का विड्रॉल तो कुल मिला के अक्रॉस द बोर्ड ही चल रहा है पिछले अक्टूबर से, उससे कोई एक विशेष सेक्टर पे असर नहीं है, कुल मिला के असर है। तो मैं समझता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शंकर जी आपने पूछा, मुझे अभी भी ये दोनों विकल्प बहुत अच्छे दिखते हैं, पर लॉन्ग टर्म में आप पीरियड लेके चलिए 3 से 5 साल का, लॉन्ग टर्म आप 6 महीने मत समझिएगा जी। और दिल्ली से हमारे श्रोता सतीश लाइन पे हैं। सतीश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? कोहली साहब नमस्कार। नमस्कार। छोटा छोटा 2 क्वेश्चन है मेरा। नंबर 1, क्या इंसॉल्वेंसी में जो कंपनी जाती है उसका कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कितना भी हेयरकट ले सकता है? कोई लिमिट नहीं है हेयरकट लेने का? और दूसरा क्वेश्चन है सर, ये प्राइवेट बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए आते हैं, वो विजिटिंग कार्ड पकड़ते हैं, जैसे मैं ऑफिशियल था, और उस पर फिर क्रेडिट कार्ड इश्यू कर देते हैं, वो क्रेडिट कार्ड हमें कभी मिला ही नहीं। अभी वो नोटिस आ रहा है कि आपको मेंबरशिप फी का 2500 डेबिट हो गया, प्लीज पे कीजिए, उससे पूरा सिबिल खराब हो जाता है। सर, व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन? थैंक यू। आपने सतीश जी इंसॉल्वेंसी का बताया, आप कह रहे थे वो कट लेते हैं, मुझे नहीं पता आप कट से हेयर कट, अच्छा हेयर कट लेते हैं आप। हेयर कट देखिए, इंसॉल्वेंसी में जब कोई कंपनी जाती है तो उसको एनसीएलटी के अंतर्गत जो बैंक्रप्सी के प्रोविजंस है उसके अंतर्गत उसको जाना पड़ता है। वहां पर एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया जाता है, कंपनी के पूरे एसेट्स का आकलन किया जाता है और कितने क्रेडिटर्स हैं उसका आकलन किया जाता है। कोई अगर कंपनी को लेने वाला हो पहले उसकी तलाश की जाती है, अगर कोई लेने वाला नहीं होता, वाकई में पूरा डिसॉल्व करना है, लिक्विडेट करना है, तो उन सब एसेट्स को धीरे धीरे लिक्विडेट किया जाता है और फिर एक प्रायोरिटी बनाई जाती है कि किस प्रायोरिटी से क्रेडिटर्स को पैसा देना है, और ये आईआरपी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और एनसीएलटी के प्रोविजंस के अंडर ये पूरा प्रक्रिया करी जाती है। दूसरा आपने पूछा, प्राइवेट बैंक वाले आपके साथ आए और आपको क्रेडिट कार्ड, विजिटिंग कार्ड देके गए और विजिटिंग कार्ड देके गए और क्रेडिट कार्ड नहीं आया, ये तो बड़ी चिंता की बात है कि आपको इशू कर दिया गया या कह दिया गया कि आपको इशू कर दो। मैं आपको सलाह दूंगा, अब एक आरबीआई ने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन बना दिया है। ऐसी किसी शिकायत को बैंकों के खिलाफ आप सीधा वहां पर डाल सकते हैं, आप उसमें डालिए। आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, उसके अंतर्गत ऑनलाइन बहुत आसान प्रक्रिया है। सतीश जी, आप अगर इस बात से प्रताड़ित हैं, इस बात से दुखी हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सीधा उसकी कंप्लेंट करें, और ये बिल्कुल गलत बात है। उस व्यक्ति का फोन नंबर है, आप उसको फोन करिए। अगर वो नकली कार्ड दे गया है तो और भी चिंता की बात है। तो आप अपने बैंक, मैं आपको सलाह दूंगा कि जिस बैंक अकाउंट से आपका कार्ड लिंक्ड है उस बैंक में आप एक केविएट डाल दें कि अगर कोई उसको मिसयूज करने की कोशिश करता है तो उसका ट्रांजैक्शन रुक जाए।
बाकी शिकायत ही इसका कुल मिला के तरीका मुझे नजर आता है. And Sharad, there's a lot of this thing happening, BNPL as they call it, buy now, pay later. Yeah. People don't realize that when they sign up for buy now, pay later, it will actually impact their CIBIL score because it's actually a lending product. Plus, it will affect their CIBIL score. Plus, product becomes very expensive because the kind of interest, very few things, Ravi, are provided to you interest free. Most of the things carry a very hefty amount of interest. After all, you must imagine that why will a company accept deferred payment plan? Because it affects their credit, it affects their fund flow. So I think it also becomes expensive for that matter. And my namesake is live with us from Mumbai. Ravi from Mumbai, please put your question. हेलो, नमस्कार मार्केट मंत्रा की टीम को और शरद जी को भी नमस्कार रवि जी. हाँ नमस्कार सर. ये मुझे जानना है कि अभी गवर्नमेंट का जैसे जीएसटी कलेक्शन बढ़ा हुआ है जी, तो इसको ऑप्टिमम अच्छे से यूज करने के लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे जहाँ तक सोच रहा हूँ अच्छा खर्च करेगी आने वाले दिनों में जी. तो इससे कौन से सेक्टर में अच्छा मतलब बढ़ने की संभावना है जिसमें इन्वेस्ट किया जाए और रिटर्न अच्छा मिल सके? रवि जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जीएसटी की कलेक्शन बहुत अच्छी आ रही है, पर फिर भी हमारी जो अभी चिंता का कारण है वो फ्यूल का जो इंपोर्ट बिल है वो निरंतर बढ़ रहा है. फ्यूल प्राइसेस फ्लक्चुएट होने से, हालांकि आज जब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा नीचे भी आया है, पर वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है. जहां तक सरकार की इन्वेस्टमेंट की बात है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है उसमें 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर कमिट कर चुकी है. उसमें से बहुत सारा हो भी चुका है. पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, स्मार्ट सिटीज हैं, सड़कें हैं, हाईवेज है, बहुत सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट प्लान्ड है. तो आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हम यहाँ कंपनी का नाम तो रवि जी नहीं बताते हैं, पर मैं आपको सलाह दूंगा जो अच्छी रेप्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती हैं, ये ध्यान रखिएगा, उनमें आप सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं. और पर आप लंबी अवधि का इसमें रवि जी नजरिया रखिएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी ओवरनाइट आपको रिजल्ट नहीं देगा. आप 3 से 5 साल का नजरिया लेके और अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पूरी रिसर्च करके आप लगाएं, खासकर जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिल रहे हैं. जी. और मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर लाइन पे हैं. रत्नाकर जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, गुड इवनिंग सर. मेरा 2 छोटे सवाल है. उसमें पहला है सवाल कि इनकम टैक्स साइट पर 26AS और AIS भी दिख रहा है अभी जी. तो उसमें से ऑथेंटिकल AIS समझने का है क्या 26AS? ये एक है. और वैसा भी अभी मार्केट ऑलरेडी अबव 55 है जी. तो ये ऑलरेडी ओवर इंक्रीज पोजीशन में और मार्केट कितना तक डाउन जा सकता है? पहला सवाल रत्नाकर जी आपका 26AS और AIS से रिलेटेड है. अभी AIS को रत्नाकर जी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, टेस्ट बेसिस पे लाया गया है. जो आयकर विवरणी दाखिल होती है, आयकर रिटर्न जिसको कहते हैं, और जो बेसिस लिया जाता है वो अभी 26AS लिया जाता है. मैं 26AS को 26 आमना सामना बोलता हूं क्योंकि आपका आमना सामना हो जाता है अपने TDS से. और AIS को मैं अंतर्यामी इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट बोलता हूं क्योंकि आपकी बहुत सारी स्टेटमेंट, बहुत सारी खबरें लाके वहां डाल देती है जो आदमी हैरान हो जाता है, अरे इनको कैसे ये पता लगा, वगैरह वगैरह. तो खैर अभी 26AS रत्नाकर जी बेसिस है, आप उसी को लेके चलें. AIS की जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है उसको भी आप रिस्पेक्ट दें और उससे संबंधित जो जानकारी आपके रिटर्न में देनी जरूरी है वो अवश्य दें, उसको इग्नोर ना करें. पर बेसिस वही है. मार्केट आपने पूछा 55,000 है, अभी कितना नीचे जा सकता है? रत्नाकर जी नजर रखिए रशिया यूक्रेन की खबरों पर, नजर रखिए अमेरिका के फेड के रेट्स पर, नजर रखिए वहां की बॉन्ड यील्ड्स पर, नजर रखिए वहां की डॉलर इंडेक्स पर. आप इन 4 चीजों पर अगर नजर रखेंगे आपको मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मार्केट कहां जाएगी, या खुद ब खुद आपको जवाब मिल जाएगा. जैसा आपने कहा, फूंक फूंक कर पक, बिल्कुल फूंक फूंक कर पक धरिए और पूरी नजर गाड़ के बनाए रखिए रत्नाकर. और प्रश्न लेने से पहले हम अपने श्रोताओं से अनुरोध करेंगे थोड़ा सा इंतजार करें. हम लेते हैं आज की दूसरी हेडलाइन स्टोरी. कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड और कोल वॉशरीज की विभिन्न खदानों में 7 करोड़ 25 लाख टन कोयला मौजूद है. श्री जोशी ने एक ट्वीट में कहा कि देश के विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों के पास अभी भी 2 करोड़ 20 लाख टन से अधिक कोयला बचा है. उन्होंने कहा कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार मौजूद है. कोयला मंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के दौरान कोयले का कुल उत्पादन 77 करोड़ 70 लाख टन हुआ, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 71 करोड़ 60 लाख टन का था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.55% अधिक है. If you look at the oil markets, Brent crude oil futures settled at $106.65 a barrel and US crude finished the week at $102.07. Global benchmark Brent
hit $139 a barrel last month, its highest price since 2008, but both oil benchmarks declined nearly 5% this week on demand concerns. J.S. Saluja from Delhi is online with us. Saluja sir, welcome to Market Mantra. Please put your question. Good evening to Sharadji and the entire team. I have two questions. One is that we have seen that for the past few months the market has already made a base, and things like the Russia-Ukraine war, the inflation or the American rate of interest, etc. has been more or less pricing. Now I just want to know Sharadji's view whether it is going to break down from this base which it has already made, or it is going to come out of this entire past and go to new heights. That is question number one. Question number two is just I want to know your views on the merger of the cinema hall stocks. So will they going to perform better, although they have some competition in form of OTT? But I just want to know your views. Well, Mr. Saluja, the first question is market-based. See, principally, Mr. Saluja, you're a very knowledgeable, very regular listener. You keep yourself updated. It is very difficult to time the market. But if you're listening to my reply preceding yours, there was another Mr. Ratnakar from Mumbai who had asked a similar question in Hindi. I'll repeat the same thing in English, that keep an eye on the Fed rates in America, which are threatening to move up by 50 basis points as compared to 25 per installment. Keep eye on the dollar index, keep eye on the bond yields, and keep eye on the crude oil prices. More importantly, keep an eye on the Russia-Ukraine crisis, because that is not over yet. So therefore, it is very difficult to say, Mr. Saluja, that the market has already formed the base and discounted, because युद्ध में सब कुछ जायज होता है. Anything can happen in this war. If it escalates, market will again hit a very sharp bump. So therefore, I personally feel the markets are going to remain very volatile. Base or no base is very difficult to comment. Your second part of question was merger of cinema halls stocks. Yes, I think consolidation is happening in cinema stocks, but again, the COVID is trying to make a comeback. Our value today, I came to know, in a place like Delhi has crossed 2, and this is indicative that the infections may grow. So if that happens, we might again see some kind of restrictions, and if you are stopped from going to cinema halls, you might again see a correction. But principally, cinema hall stock consolidation will lead to growth of the stock. We don't name them here, so we are not going to name them. But consolidated stocks for long term may be good. But I think wait and keep a watch. आपको मैंने 4 चीजें बताई. Now you add COVID also to that to keep an eye on what's happening. और मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता विपिन लाइन पे हैं. विपिन, नमस्कार. बताइए क्या पूछना चाहते हैं. सर नमस्कार. कोहली जी को भी नमस्कार. नमस्कार विपिन जी. अरे वाह, क्या बात है. सर मेरा एक सवाल था, एक मतलब जिज्ञासा थी बहुत दिनों से, और जो मेरा सवाल है वो पेट्रोल डीजल को लेकर है, और नियम के अनुसार ही पूछूंगा जो ऑल इंडिया रेडियो के नियम है. मैं ये जानना चाह रहा था सर कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है, कहा जाता है, सरकार ही कहती है कि कंपनियां बढ़ाती हैं. इंडिया में जो पेट्रोल डीजल घटता बढ़ता है वो सरकार ही कहती है कंपनियां बढ़ाती हैं और घटाती हैं. और सर कहा यह जाता है कि चुनाव के बाद ही क्यों बढ़ता है. तो ये सर हाथ किसका है, कंपनियों का है या सरकार का? विपिन जी देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है. कुल मिला के आप देखें, मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा बाईपास करूंगा यहाँ पर, और कभी कभी नहीं जवाब देना भी बहुत अच्छा जवाब होता है, तो मैं इसको बाईपास करूंगा. मैं सिर्फ यही कहूंगा कि प्रार्थना हम और आप करते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो जल्दी शांत हो. ये जो रशिया यूक्रेन की आई है, हम और आप मिलकर आज रात को ही प्रार्थना करते हैं युद्ध शांत हो जाए, तो आपके क्वेश्चन का वही खुद बखुद जवाब मिल जाएगा. बाकी के जवाब का आज मैं अपना आंसर रिजर्व रखना चाहूंगा. सबके जवाब देता हूं, एक जवाब तो ना भी दिया तो चलेगा ना. बिल्कुल. Let's quickly look at the US markets. The US markets tumbled more than 2.5% yesterday, ensuring that the 3 main benchmarks ended in negative territory for the week, as surprise earnings news and increased certainty around aggressive near-term interest rates rise took its toll on investors. The Dow Jones Industrial Average fell 981 points or 2.8% to 33,811. और शरद जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद. शुक्रिया. थैंक यू. Thank you, Sharad. Before we close, a reminder of the headlines. India's steel production grows nearly 6% in the first 3 months of this year. There is sufficient availability of coal in the country, assures Coal Minister Prahlad Joshi. And at the Wall Street, the Dow declines for the 4th straight week. And that's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.